आज हम जिस टॉपिक पे पहले बात करेंगे वो है लॉजिक ऑफ डेटरेंस। जैसे मैंने आपको पहले जब हम कॉजेज ऑफ कोल्ड वॉर की बात कर रहे थे तो उसमें मैंने ये कहा था आपसे कि ये वॉर जो थी दोनों मुल्कों के दरमियान ये कोल्ड वॉर रही, ये एक हॉट वॉर में तब्दील नहीं हुई। और मैंने कहा था उस वक्त कि ये एक फुल फ्लेज्ड वॉर में तब्दील क्यों नहीं हुई, एक थर्ड वर्ल्ड वॉर की शक्ल इसने क्यों इख्तियार नहीं की, उसकी एक वजह है। तो वो वजह क्या थी, उस वजह पे हम आज बात करें। जैसे कि आप स्क्रीन पे देख रहे हैं कि टॉपिक जो है वो है कोल्ड वॉर एंड लॉजिक ऑफ डेटरेंस। तो कोल्ड वॉर जो था, अगरचे इसमें हमने देखा कि दोनों सुपर पावर्स ने बहुत सारे जो मींस इस्तेमाल किए एक दूसरे को कमजोर करने के लिए। राइवलरी, बहुत दुश्मनी उनके दरमियान थी, लेकिन फिर भी वो एक फुल फ्लेजेड वॉर करने के लिए तैयार नहीं हुए, या हम ये कह सकते हैं कि कोल्ड वॉर एक हॉट वॉर में तब्दील नहीं हुआ। उसकी वजह, बहुत बड़ी वजह ये थी कि 1949 तक आते आते दोनों सुपर पावर्स न्यूक्लियर पावर्स बन गए थे। जैसे आपको मालूम है कि 1945 में ही यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका जो था वो एक न्यूक्लियर पावर था, लेकिन फिर 4 साल के बाद सोवियत यूनियन ने भी अपने जो है न्यूक्लियर वेपन्स का टेस्ट किया। तो अब यह है कि 1949 तक आते आते दोनों मुल्क न्यूक्लियर पावर्स बन गए थे। इसलिए अब अगर इन दोनों मुल्कों के दरमियान जंग होती तो वो उस तरह की जंग नहीं होती जैसे पहले फर्स्ट वर्ल्ड वॉर या सेकंड वर्ल्ड वॉर हुई थी, जिसमें कि रिवायती असलहा जो है वो ट्रेडिशनल वेपन्स इस्तेमाल किए जाते। बल्कि उसमें क्या होता, उसमें ये होता कि वो न्यूक्लियर वेपन्स का इस्तेमाल उसमें हो जाता। और अगर न्यूक्लियर वेपन्स का इस्तेमाल होता, जैसे यहाँ पे लिखा हुआ है कि इन द इवेंट ऑफ ए न्यूक्लियर वॉर, उसमें ये होता है कि दोनों मुल्क एक दूसरे का इतना ज्यादा नुकसान पहुंचाते दैट नाइदर ऑफ देम कुड बी ए विनर। हम ये नहीं कह सकते कि उसमें दोनों मुल्कों को इतना ज्यादा नुकसान पहुंचता कि उसमें कोई भी फातेह करार नहीं पाता, उसमें कोई भी एक विनर की शक्ल में सामने नहीं आता। दोनों मुल्कों को बहुत ज्यादा नुकसान होता है। न्यूक्लियर वेपन्स, पता है कि न्यूक्लियर वेपन्स के इस्तेमाल से कितना ज्यादा नुकसान होता। हमने देखा है कि 1945 में हिरोशिमा और नागासाकी, दो जो शहर थे वो बिल्कुल ही तबाह हो गए। और फिर सिर्फ ये नहीं है कि उसी वक्त उन दो शहरों को नुकसान पहुंचा, बल्कि ये देखा गया कि जनरेशन्स जो उसके बाद आई उन्हें भी बहुत ज्यादा जो है हम कहते हैं म्यूटेशंस हुई, जेनेटिक डिसऑर्डर्स, वहां पे लोग जो है वो परमानेंट डिसेबिलिटीज का शिकार हो गए, और उनकी जनरेशन्स पे भी उस न्यूक्लियर डिजास्टर का जो है वो उस वेपन्स का असर नजर आ गया। और ये भी हमें मालूम होना चाहिए कि जो बाद में उन्होंने जो न्यूक्लियर वेपन्स डेवलप किए उनकी जो कैपेबिलिटी थी वो उन जो पहले इस्तेमाल किए गए थे हिरोशिमा और नागासाकी साकी पे जो न्यूक्लियर वेपन्स इस्तेमाल किए गए थे, तो जाहिर सी बात है फिर आहिस्ता आहिस्ता जो नए न्यूक्लियर वेपन्स बन रहे थे उनकी कैपेबिलिटी उससे, उन वेपन से कहीं ज्यादा जो है वो डेंजरस थी और वो ज्यादा नुकसान पहुंचा सकते थे। ठीक, तो इसका मतलब है कि इवन इफ वन ऑफ देम ट्राइज टू अटैक एंड डिसेबल न्यूक्लियर वेपन्स ऑफ इट्स राइवल, ठीक है, उसमें ये होता कि अब अगर दोनों में से कोई एक चाहता कि वो दूसरे के न्यूक्लियर वेपन्स को तबाह करे, लेकिन फिर भी उसके पास इतने वेपन्स रहते कि वो जो है द अदर वुड हैव स्टिल बी लेफ्ट विद इनफ न्यूक्लियर वेपन्स टू इन्फ्लिक्ट अनएक्सेप्टेबल डिस्ट्रक्शन। दूसरे मुल्क के पास भी इतने वेपन्स फिर भी मौजूद रहते न्यूक्लियर वेपन्स की, वो भी जो उसका पलटवार होता वो नाकाबिले बर्दाश्त होता, उससे दोनों मुल्क को जो है नुकसान बहुत ज्यादा पहुंचता। तो इसका मतलब है कि इस फुल फ्लेजेड वॉर से जिस चीज ने उनको बचाया, जिस चीज ने उनको रोका, दैट इज, उसको हम कहते हैं लॉजिक ऑफ डेटरेंस। ये लॉजिक ऑफ डेटरेंस, तो लॉजिक ऑफ डेटरेंस क्या है, अब अगर हम शॉर्ट में कहेंगे, अगर एक मार्क का क्वेश्चन अगर आपसे पूछा गया कि व्हाट डू यू मीन बाय लॉजिक ऑफ डेटरेंस, तो आप सिर्फ इतना लिख सकते हैं कि both sides have the capacity to retaliate against an attack and to cause so much destruction that neither can afford to initiate war। मतलब है कि लॉजिक ऑफ डेटरेंस क्या है कि दोनों मुल्कों के पास इतनी कैपेसिटी है, इतनी सलाहियत है, इतनी कैपेबिलिटी है कि वो रिटेलिएट कर सकते हैं। रिटेलिएट मीन्स कि जवाब देना या पलटवार करना, किसी भी अटैक के खिलाफ वो जवाब ऐसा दे सकते हैं जिससे ये होगा कि कम से कम जो हमलावर मुल्क है उसको जवाब में इतना नुकसान हो सकता है कि वो उस नुकसान का अंदाजा लगा के
जो है वो वॉर को इनिशिएट नहीं कर सकता। उसकी ये सोच में है कि अगर पलटवार जो होगा उससे मुझे भी इतना ज्यादा नुकसान होगा कि बेहतर है कि मैं वॉर इनिशिएट ना ही करूं। मैं जो है वो पहले ही जो है वो हमला ना करूं। तो हमला करने से जो चीज उसको रोक रही है वो ये है कि जो वो एक अंदाजा लग रहा है कि मुझ पे जो पलटवार होगा उससे मुझे जो ज्यादा उतना नुकसान होगा, उस नुकसान को बर्दाश्त करने की उसमें जो है वो उसको बर्दाश्त नहीं कर सकता है। ठीक है, तो दिस लॉजिक, इस जो इस कॉन्सेप्ट को हम कहते हैं लॉजिक ऑफ डेटरेंस। तो यही लॉजिक ऑफ डेटरेंस ही था जिसकी वजह से कोल्ड वॉर एक हॉट वॉर में तब्दील नहीं हुआ। तो खैर, हम इसके आगे चलेंगे। जैसे मैंने यहाँ पे लिखा हुआ है कि द डेटरेंस रिलेशनशिप प्रिवेंटेड वॉर बट नॉट द राइवलरी बिटवीन द टू पावर्स। इसमें जंग तो नहीं हुई लेकिन दुश्मनी जो थी वो बरकरार रही। चलिए, इसके बाद एक और इसमें जो एक टॉपिक है, छोटा सा टॉपिक है, वो ये है कि हमने देखा इसमें कि जैसे मैंने कहा उसमें कि दोनों मुल्कों की कोशिश ये थी कि ज्यादा से ज्यादा मुल्क जो है वो उनके नेशंस उनके असर में आ जाए, उनके स्फीयर ऑफ इन्फ्लुएंस में आ जाए, तो उनकी अलायंस जो है वो बढ़ती रहे। अब इसमें ये क्वेश्चन, ये सवाल पैदा हो सकता है कि जो ये बाकी छोटे छोटे मुल्क थे जो या तो यूनाइटेड स्टेट्स के ग्रुप का हिस्सा बन रहे थे या सोवियत यूनियन के ग्रुप का हिस्सा बन रहे थे, जिससे कि पूरी जो दुनिया जो थी वो दो बड़े ब्लॉक्स में डिवाइड हो गई थी। एक को हम कहते थे वेस्ट ब्लॉक या वेस्टर्न अलायंस, जिसकी नुमाइंदगी यूनाइटेड स्टेट्स कर रहा था, जिसकी लीडरशिप यूनाइटेड स्टेट्स कर रहा था, उसको हम वेस्ट ब्लॉक कहते थे, कभी कभी कैपिटलिस्ट ब्लॉक भी कहते थे। और जो दूसरा जो ईस्टर्न ब्लॉक, जिसको सोवियत यूनियन जो है जिसकी नुमाइंदगी कर रहा था, तो ये जो दो ब्लॉक्स बन गए थे, दो ग्रुप्स बन गए थे, बहुत बड़े बड़े पावर ब्लॉक्स बन गए थे। इसमें ये एक सवाल पैदा हो सकता है कि ये जो छोटे छोटे मुल्क जो थे, जो इन दो ग्रुप्स में से किसी एक ग्रुप का हिस्सा बन रहे थे, उनको इसका क्या फायदा मिल रहा था, बेनिफिट क्या था? बेनिफिट ऑफ मिलिट्री अलायंसेस टू स्मॉल नेशंस। स्मॉल नेशंस जो थे, छोटे छोटे, वो जो इन मिलिट्री अलायंस का हिस्सा बन रहे थे, चाहे वो यूएस सपोर्टेड अलायंस थी या सोवियत यूनियन सपोर्टेड अलायंस थी, उनको उसका क्या फायदा था? तो फायदे में अगर हम गिनेंगे तो दो इंपॉर्टेंट बेनिफिट्स थे उन स्मॉलर नेशंस को। एक, smaller nations used the link of superpower for their protection and territorial security। जो ये स्मॉलर नेशंस थे, इनसे इनको क्या फायदा मिल रहा था? ये अगर किसी एक ब्लॉक का हिस्सा बन रहे थे, उससे ये था कि जो अपोजिट ब्लॉक था उसके हमले से, उसके खतरे से उनको तहफ़्फ़ुज़ फराहम हो रहा था, वो महफूज हो रहे थे, उनको प्रोटेक्शन मिल रही थी, और उनकी जो टेरिटरी जो थी उसको एक सिक्योरिटी मिल रही थी। तो ये तो एक फायदा था। जैसे फॉर एग्जांपल, अगर सोवियत यूनियन से किसी मुल्क को, जो एंटी कम्युनिस्ट कोई मुल्क था, उसको सोवियत यूनियन के हमले से जो है खतरा था, तो वो किसका हिस्सा बन रहा था? वो यूनाइटेड स्टेट्स का जो ब्लॉक है उसका हिस्सा बन रहा था, उससे वो प्रोटेक्शन उसको मिल रहा था। ये तो एक फायदा था। दूसरा फायदा क्या था? दे ऑल्सो गॉट द एश्योरेंस ऑफ इकोनॉमिक सपोर्ट अगेंस्ट देयर रीजनल राइवल्स एंड नेबरिंग कंट्रीज। एक और चीज ये भी मिल रहा था उन्हें कि अगर, जैसे अगर हम मिसाल लेंगे यहाँ पे, अगर साउथ एशिया की बात करेंगे, हमने देखा कि जब हम सीटो और सेंटो की बात कर रहे थे, तो उसमें हमने देखा कि पाकिस्तान सीटो का भी हिस्सा बन गया था, सेंटो का भी हिस्सा बन गया था। एक तो ये था कि, एक तो उसको ये था कि पाकिस्तान एंटी कम्युनिस्ट था, इसलिए उसको सोवियत यूनियन के किसी खतरे से जो है वो तहफ़्फ़ुज़ मिल रहा था। लेकिन उसके साथ साथ जो ज्यादा इंपॉर्टेंट जो पाकिस्तान के लिए उस वक्त था, जो कि तज्जिया निगार जो क्रिटिक्स हैं वो ये कहते हैं कि असल में पाकिस्तान ने यूनाइटेड स्टेट्स की किसी जो अलायंस है, मिलिट्री अलायंसेस, उनको इसलिए ज्वाइन किया क्योंकि वो उसको जो वहां पे असलहा वगैरह मिल रहा था यूनाइटेड स्टेट्स की तरफ से, या इकोनॉमिक सपोर्ट जो मिल रहा था यूनाइटेड स्टेट्स की तरफ से, उससे वो अपने आप को इंडिया के खिलाफ जो है वो प्रिपेयर कर रहा था। ठीक है, क्योंकि उसकी नेबरिंग कंट्री इंडिया थी, और हमें मालूम है कि इंडिया और पाकिस्तान का 1947 से ही कश्मीर के हवाले से आपस में जो है वो बहुत सारी लड़ाइयां भी हुई थी, बल्कि 1947 में ही कश्मीर पे जो है पहली वॉर हुई थी। ठीक, इसलिए वो अपने आप को मजबूत करना चाहता था इंडिया के खिलाफ। तो ये तो एक एग्जाम्पल है। तो ये दो इंपॉर्टेंट बेनिफिट्स छोटे छोटे मुल्कों को मिल रहे थे, जो कि या तो ईस्ट ब्लॉक का हिस्सा बन रहे थे या वेस्ट ब्लॉक का हिस्सा बन रहे थे। ये दो इंपॉर्टेंट बेनिफिट्स थे। एक ये कि सोवियत यूनियन, एक ये कि उन्हें दो में से एक सुपर पावर से तहफुज प्रोटेक्शन मिल रही थी,
उस मतलब हमले से प्रोटेक्शन मिल रही थी। दूसरा ये था कि अगर उन्हें कोई रीजनल कोई राइवल था, रीजनल अपने रीजन में अगर उनका कोई दुश्मन था उनके खिलाफ, तो उन्हें उस दुश्मन से जो है वो बचने के लिए भी सपोर्ट मिल रहा था सुपर पावर से। तो ये तो एक इसमें एक और टॉपिक है। इसके बाद एक और टॉपिक ये है कि हमने इस वक्त बात की स्मॉलर नेशंस की। अब हम देखेंगे कि सुपर पावर्स को क्या फायदा मिल रहा था कि उनके साथ जो ये छोटी छोटी कंट्रीज उनके साथ मिल रही थी, उसका क्या फायदा इन बड़े पावर्स को, मतलब यूनाइटेड स्टेट्स को क्या फायदा मिल रहा था, या सोवियत यूनियन को क्या फायदा मिल रहा था कि जो छोटे छोटे मुल्क बाकी उनके साथ उनके अलायंस का हिस्सा बन रहे थे। तो उन फायदों पे हम बात करेंगे। देखिए, स्मॉलर नेशंस वर हेल्पफुल टू द सुपर पावर्स इन गेनिंग एक्सेस टू। स्मॉलर नेशंस भी एक फायदा दे रहे थे इन सुपर पावर्स को। किस तरह से? इन सुपर पावर्स को क्या मिल रहा था? एक्सेस मिल रहा था, पहुंच मिल रही थी किस तरफ? नंबर वन, वाइटल रिसोर्सेज सच एज ऑयल एंड मिनरल्स। देखिए, सुपर पावर्स थे तो उन्हें एनर्जी रिसोर्सेज की जरूरत थी। तो ये जो छोटे छोटे मुल्क थे, इनमें बहुत सारे ऐसे जो है वो मिनरल रिसोर्सेज थे या ऑयल रिसोर्सेज थे जिनकी जरूरत इन सुपर पावर्स को पड़ सकती थी। तो ये उसका इस्तेमाल कर रहे थे, तो वाइटल रिसोर्सेज का एक्सेस उन्हें मिल रहा था, एक चीज। दूसरी चीज ये कि उन्हें इन छोटे मुल्कों की जमीन जो है वो मिल रही थी, जिसको वो इस्तेमाल, टेरिटरी, ये जमीन मिल रही थी जिसको वो इस्तेमाल कर सकते थे। किसके लिए? फ्रॉम वेयर द सुपर पावर्स कुड लॉन्च देयर वेपन्स एंड ट्रूप्स। जिस जमीन को वो इस्तेमाल करके वो वहां पे अपने वेपन्स वहां पे रखते थे या ट्रूप्स को वहां से लॉन्च करते थे। जैसे अगर हम मिसाल के तौर पर हम लेंगे, जब हम आगे पढ़ेंगे क्यूबन मिसाइल क्राइसिस, वहां पे हम देखेंगे कि क्यूबा की सरजमीन को सोवियत यूनियन ने इस्तेमाल किया कि अपने जो न्यूक्लियर मिसाइल्स को नस्ब करने के लिए, इंस्टॉल करने के लिए, ताकि उसके न्यूक्लियर मिसाइल्स की रेंज में पूरा यूनाइटेड स्टेट्स आ रहा था। तो उस इसका मतलब है कि सोवियत यूनियन एक सुपर पावर था, उस सुपर पावर ने क्यूबा जो थी वो छोटी कंट्री थी लेकिन वो अब अलाई बन गई थी सोवियत यूनियन की, तो उस क्यूबा की जमीन को उन्होंने इस्तेमाल किया कि वहां से वो अपने वेपन्स को लॉन्च कर सके या ट्रूप्स का इस्तेमाल वहां पे उस जमीन को इस्तेमाल करे अपने ट्रूप्स के लिए। तो ये तो एक और इम्पोर्टेंट जो फायदा मिल रहा था इन सुपर पावर्स को। इसी तरह से लोकेशन, लोकेशन फ्रॉम वेयर द सुपर पावर्स कुड स्पाई ऑन ईच अदर। तो उनकी जमीन को इस्तेमाल करते थे जहां से वो एक दूसरे की जासूसी करते थे, एक दूसरे के बारे में जो है मालूम करने की कोशिश करते हैं कि कौन क्या कर रहा है, कौन दूसरा वेपन बना, कौन क्या चालें जो है चल रहा। तो उस लोकेशन को का वो इस्तेमाल कर रहे थे। जैसे लोकेशन का मतलब है कि जैसे फॉर एग्जांपल वो स्पाई प्लेन्स का इस्तेमाल करते थे, जासूसी प्लेन्स उड़ाते थे। जो ये जमीनें थी वहां से वो उनको लॉन्च करते थे और देखते थे कि आसपास जो सोवियत जमीनें हैं वहां से ऊपर से जो है जाके स्पाई प्लेन्स का इस्तेमाल करके वहां पे फोटोज लेते थे, ताकि पता करते थे कि जो है वेपन्स कहाँ पे जो है नस्ब किए गए हैं। इसी तरह से सोवियत यूनियन इस चीज का इस्तेमाल कर रहा था। दोनों सुपर पावर्स जो है लोकेशन का इस्तेमाल करते थे ताकि एक दूसरे के जो है खिलाफ जासूसी का इस्तेमाल करें, एक दूसरे के बारे में ज्यादा इंफॉर्मेशन कलेक्ट कर सकें। इसी तरह से एक और ये भी था कि इकोनॉमिक सपोर्ट मिल रहा था। किस तरह से? इन दैट मेनी एलाइज टुगेदर कुड हेल्प पे फॉर मिलिट्री एक्सपेंसेस। जाहिर सी बात है, जब वो एक वॉर अगर नहीं लड़ रहे थे, लेकिन ये कोल्ड वॉर थी, मतलब कोल्ड वॉर मींस कि वो जंग के लिए तैयार थे। तो जंग के लिए तैयारी के लिए बहुत जो है मिलिट्री खर्चा होता है, मिलिट्री पे बहुत ज्यादा जो है वो खर्चा करना पड़ता है। तो वो मिल के उस चीज को खर्चा करते थे। जैसे अगर उन्होंने किसी मुल्क में अपने ट्रूप्स को रखा है तो उनके खाने पीने के इंतजाम, जाहिर सी बात है, वो मुल्क जहाँ पे उन ट्रूप्स को रखा गया है तो वो मिल के उस खर्चे को जो है वो शेयर करते थे। तो इससे भी उनका जो खर्चा था वो थोड़ा डिस्ट्रीब्यूट हो जाता था, वो उसको एक दूसरे के साथ शेयर करते थे। इसी तरह से एक और जो इम्पोर्टेंट जो है फायदा था वो दैट वाज आइडियोलॉजिकल रीजंस। आइडियोलॉजिकल रीजंस क्या थी? दैट देयर वर आल्सो इम्पोर्टेंट फॉर दिस, दे वर आल्सो इम्पोर्टेंट फॉर आइडियोलॉजिकल रीजंस। किस तरह से? सुपर पावर को ये एक बूस्ट मिल रहा था कि जितने ज्यादा मुल्क उसके ग्रुप का हिस्सा बनते थे, उससे सुपर पावर को क्या लगता था? सुपर पावर्स वेर विनिंग द वॉर ऑफ आइडियाज एज वेल। उसे लगता कि हमारी फिक्र के साथ, जैसे मैंने आइडियोलॉजी की हमने बात की पहले ही जब हम कॉजेज पढ़ रहे थे, कि एक ग्रुप एक आइडियोलॉजी को सपोर्ट कर रहा था, दूसरा ग्रुप दूसरी आइडियोलॉजी को सपोर्ट कर रहा था। इसका मतलब यह है कि जितने ज्यादा मुल्क एक ग्रुप का हिस्सा बन जाते थे, उसका मतलब यह है कि दुनिया में उसकी आइडियोलॉजी को ज्यादा प्रमोशन मिल रहा था, उसकी आइडियोलॉजी ज्यादा स्प्रेड हो रही थी। इससे ये होता था कि आइडियोलॉजिकल बूस्ट एक मिल रहा था उनकी आइडियोलॉजी। उसे लगता था कि हम आइडियोलॉजिकली फिक्री तौर पे हम जो है वो विनर्स हैं।
ठीक, जैसे अगर यूनाइटेड स्टेट्स का ग्रुप ज्यादा बढ़ रहा था तो इसका मतलब ये था कि यूनाइटेड स्टेट्स को एक बूस्ट मिल रहा था कि उनकी जो आइडियोलॉजी है कैपिटलिज्म और लिबरल डेमोक्रेसी उसको ज्यादा प्रमोशन मिल रहा था, वो दुनिया में ज्यादा फैल रहा है। इसी तरह से अगर सोवियत यूनियन के साथ ज्यादा कंट्रीज मिल जाती तो उन्हें ये लगता कि इसका मतलब है कि कम्युनिज्म दुनिया में ज्यादा फैल रहा है, तो आइडियोलॉजिकली वो उनको लग रहा था आइडियोलॉजिकल फ्रंट पे वो जीत रहे हैं। तो ये सारे बेनिफिट्स जो है वो सुपर पावर्स को मिल रहे थे, इससे कि ज्यादा से ज्यादा स्मॉलर नेशंस उनके जो है वो साथी बन रहे थे। तो ये तो कुछ छोटे छोटे टॉपिक्स थे। एक तो ये था कि स्मॉल पावर्स को क्या फायदा मिल रहा था अलायंस सिस्टम का हिस्सा बनने से, और सुपर पावर्स को क्या फायदा मिल रहा था ज्यादा से ज्यादा छोटे पावर्स जो है स्मॉलर नेशंस उनके साथ हमरा चल रहे थे। इसके बाद जो इंपॉर्टेंट टॉपिक इसमें है दैट इज एरिनाज ऑफ कोल्ड वॉर। ठीक है, एरिनाज ऑफ कोल्ड वॉर का क्या मतलब है? देखिए, एरिना हम कहते हैं असल में, अगर जो है लुगत के तौर पे देखेंगे, जो डिक्शनरी मीनिंग के हिसाब से देखेंगे, एरिना असल में होता है कि एक बहुत बड़ा मैदान जिसके आसपास सीट्स हों। जैसे एक स्टेडियम जिस तरह से होता है उसके आसपास पूरे गोल में जो है वो लोगों के बैठने का इंतजाम होता है। ठीक है, ये असल में पुराने जमाने में जो कम्बैट वगैरह या स्पोर्ट्स वगैरह जो होती थी वो एक मैदान में होती थी और आसपास उसके इर्द गिर्द में लोग बैठते थे और वो उसको जो है तमाशाई के तौर पे देखते थे, तो उसको एरेना कहते थे। यहाँ पे लेकिन जब हम वर्ल्ड पॉलिटिक्स या कोल्ड वॉर के तनाजुर में जब हम बात करते हैं एरेना ऑफ कोल्ड वॉर के, तो एरेनाज मीन्स की एरियाज where the crisis and war occurred or threatened to occur between the alliance systems. ठीक है, alliance systems में but did not cross certain limits and there was no nuclear war. मतलब यह है कि ये एरेनाज वो दुनिया के वो जो है इलाके, हम या कहेंगे एरियाज ऐसे थे जहाँ पे दो अलायंसेस, ये जो दो ग्रुप्स हैं उनके दरमियान कभी कभी ये हुआ कि एक हल्की फुल्की वॉर भी हुई। ठीक है, हम ये नहीं कहेंगे कि वॉर नहीं हुई, लेकिन हल्की फुल्की वॉर भी हुई। ठीक है, या ऐसा लगा कि वॉर होगी, या तो वॉर हुई जैसे मैंने कहा कि द क्राइसिस वेयर द क्राइसिस एंड वॉर अकर्ड, या तो जंग हुई और दोनों मुल्कों के दरमियान इख्तलाफात बहुत ज्यादा बढ़ गए, एक हल्की फुल्की एक लिमिटेड सतह की वॉर भी हुई, या थ्रेट ऑफ वॉर भी हुई। ठीक है, या तो वॉर हुई या थ्रेट हुआ कि वॉर होने वाली है लेकिन नहीं हुई, या अगर वॉर हुई भी तो वो एक महदूद हद तक एक लिमिटेड वॉर हुई, मतलब यह है कि न्यूक्लियर वॉर नहीं हुई। ठीक है, न्यूक्लियर वेपन्स का इस्तेमाल नहीं किया गया, रिवायती हथियार का ट्रेडिशनल जो वेपन्स है उनका अगर इस्तेमाल किया भी गया, लेकिन यह है कि न्यूक्लियर वेपन्स का इस्तेमाल नहीं किया गया। मतलब यह है कि ये ऐसे एरियाज थे जहां पे खतरा लाहक हुआ कि एक तीसरी जंग होगी, और वो जंग जाहिर सी बात है वो जंग कोई आम जंग नहीं होती, वो एक न्यूक्लियर वॉर हो जाती। लेकिन फिर लास्ट में ये हुआ कि न्यूक्लियर वॉर होते होते रह गई, न्यूक्लियर वॉर नहीं हुई। तो ऐसे इवेंट्स जो ऐसे एरियाज जहां पे ऐसा हुआ उनको हम कहते हैं एरिनाज ऑफ कोल्ड वॉर। तो इसमें बहुत सारे ऐसे एरिनाज हैं जहां पे ऐसा लगा कि शायद तीसरी वॉर होगी। इसमें हम कुछ इंपॉर्टेंट इस पे जो है एरिनाज पे बात करेंगे, जैसे कोरियन वॉर है या क्यूबन मिसाइल क्राइसिस है या वियतनाम वॉर है। ठीक है, इन पे तो हम खैर बात करेंगे ही। उसके अलावा एक और वॉर थी जो अफगानिस्तान में, जब ये हुआ कि सोवियत फोर्सेस अफगानिस्तान में एंटर कर गई ताकि वहां पे जो सोवियत कम्युनिस्ट जो पार्टी जो थी उसके सपोर्ट के लिए सोवियत यूनियन 1979 में अफगानिस्तान में एंटर कर गया था, लेकिन फिर वो 89 तक उसे वहां से निकलना पड़ा क्योंकि वहां पे जो है एक गुरिल्ला वॉर शुरू हो गई। जो वहां के अफगान के जो लोग थे जिनको मुजाहिदीन कहा जाता था, उनको यूनाइटेड स्टेट्स की तरफ से सपोर्ट मिला और मुस्लिम जो बाकी कंट्रीज थे उनकी तरफ से भी सपोर्ट मिला। यहाँ पे हमें मेन फोकस ये है कि उसमें यूनाइटेड स्टेट्स ने वहाँ के लोकल जो लोग हैं उनको सपोर्ट किया ताकि वहां से सोवियत को निकाला जा सके। तो ये भी एक एरेना था। लेकिन हम यहाँ पे जब डिस्कस करेंगे तो हम कोरियन क्राइसिस को डिस्कस करेंगे, क्यूबन मिसाइल क्राइसिस को डिस्कस करेंगे और वियतनाम वॉर को डिस्कस करेंगे। तो पहले हम बात करेंगे कोरियन वॉर पे, कोरियन क्राइसिस जो है। ठीक है, देखिए कोरिया जो है ये एक इसमें ये था कि जो कोरिया था वहां पे असल में जापान ने इस कोरिया पे कंट्रोल किया हुआ सेकेंड वर्ल्ड वॉर में। लेकिन फिर जब अलाइड फोर्सेस ने के सामने जो है, जिस तरह से यूरोप में हमने देखा कि इटली की फौजों ने अलाइड फोर्सेस के सामने सरेंडर किया, जर्मन फोर्सेस ने अलाइड फोर्सेस के सामने सरेंडर किया, इसी तरह से एशिया में कोरिया जो जापानीज फोर्सेस हैं उन्होंने इन अलाइड फोर्सेस के सामने सरेंडर किया। ठीक है, तो
जब कोरिया पे चूंकि कब्जा किया किया था जापान ने, लेकिन जब फिर अलाइड फोर्सेस ने जो है उस पे हमला किया इन पे जापानीज फोर्सेस पे, तो नॉर्थ साइड में सोवियत फोर्सेस ने जो है जापान की फोर्सेस पे हमला किया, और साउथ साइड से, कोरिया के जो साउथ साइड है वहां से यूनाइटेड स्टेट्स और जो ब्रिटेन फ्रांस वगैरह ये जो फोर्सेस थे उन्होंने हमला किया जापानीज फोर्सेस पे। तो इसलिए ये हुआ कि नॉर्थ, जो हम कहेंगे कोरिया का जो नॉर्थ साइड था, अगर आप यहाँ पे मैप देख पाएंगे, ये यहाँ पे मैप है, इसमें जो ये वाला कलर है ये नॉर्थ साइड है कोरिया का, और जो नीचे वाला कलर है दिस इज द साउथ साइड ऑफ कोरिया। तो ये एक यूनाइटेड कोरिया था, लेकिन अब जब सेकंड वर्ल्ड वॉर में ये था कि ये जो एरिया था ऊपर का एरिया, इसमें सोवियत यूनियन की फोर्सेस ने जापानीज फोर्सेस पे हमला किया, और नीचे से यूनाइटेड स्टेट्स और फ्रांस और ब्रिटेन की जो फोर्सेस है उन्होंने मिलकर इस पे हमला किया जापानीज फोर्सेस पे। तो इसलिए वो मजबूर हो गए सरेंडर करने पे। तो नॉर्थ वाले साइड में उन्होंने सोवियत फोर्सेस के सामने हथियार डाल दिए, और जो साउथ वाला, जो नीचे वाला साइड है, वहां पे उन्होंने यूएस फोर्सेस मींस वेस्टर्न जो फोर्सेस है उनके सामने उन्होंने सरेंडर किया। ठीक है। तो सरेंडर करने के बाद ये डिसाइड हुआ कि यूनाइटेड नेशंस की सरपरस्ती में, यहाँ पे जैसे मैंने लिखा हुआ टू यूनाइट द टू कोरियाज, क्योंकि अब ये डिवाइड हो गया था, तो इसलिए हुआ कि अब इनको फिर से एक कोरिया बनाया जाएगा। तो उसके लिए था कि ज्वाइंट इलेक्शंस कराए जाएंगे। ठीक है, मुश्तरका इलेक्शंस होंगे, लेकिन ये इलेक्शंस यूनाइटेड नेशंस की सरपरस्ती में कराए जाएंगे। ठीक, तो ये हुआ था पहले डिसाइड कि यूनाइटेड यूएन सुपरविजन में यूनाइटेड कोरिया के लिए इलेक्शन होगा। लेकिन उसमें ये हुआ कि सोवियत यूनियन को लगा कि अगर ज्वाइंट इलेक्शंस होंगे तो उसके, हम कहेंगे कि माहौल जो वहां पे था वो सोवियत यूनियन के फेवर में नहीं था। उसमें यह था कि जो ज्वाइंट गवर्नमेंट बनेगी, यूनाइटेड कोरिया की जो गवर्नमेंट बनेगी, उसकी जो उसका जो टिल्ट रहेगा वो वेस्टर्न फोर्सेस की, या वेस्टर्न कैपिटलिस्ट जो हम कहेंगे गवर्नमेंट, या हम कहेंगे कि जो वेस्टर्न फोर्सेस है उसकी तरफ उसका उसका झुकाव रहेगा। मतलब सोवियत यूनियन को ऐसा लगा कि जो वहां पे यूनाइटेड गवर्नमेंट बनेगी उस गवर्नमेंट का जो झुकाव रहेगा वो यूनाइटेड स्टेट्स की तरफ रहेगा। इसलिए उन्होंने आनाकानी से जो है वो काम लिया। मतलब इसको कोशिश की उन्होंने कि ये यूनाइटेड इलेक्शन नहीं होना चाहिए, उन्होंने डिले करने की कोशिश की। तो मतलब यह है कि इख्तलाफात हुए, जिसकी वजह से ये जो ज्वाइंट इलेक्शन होना था ये नहीं हो पाया, और कोरिया दो हिस्सों में बट के रह गया अलोंग 38th पैरेलल। ये यहाँ पे लिखा हुआ है, कोरिया रिमेन डिवाइडेड अलोंग 38th पैरेलल। 38th पैरेलल क्या यहाँ पे है, ये असल में ये है कि देखिए जब हम मैप देखते हैं तो मैप में दो तरह की इमेजिनरी लाइंस होती हैं, ये आपने जियोग्राफी में पढ़ा होगा, जिसको एक को हम कहते हैं लॉन्गिट्यूड्स, जो ऊपर से नॉर्थ पोल से नीचे साउथ पोल की तरफ जाती है, जिससे कि हम टाइम देखते हैं, टाइम जोन्स, हम जो ग्लोब को हम टाइम जोन्स जो बनाते हैं तो हम उसमें लॉन्गिट्यूड्स का इस्तेमाल करते हैं। लेकिन लोकेशंस के जो होती हैं, एक और लाइन जो होती है, वो लाइंस जो कि इक्वेटर के पैरेलल होती हैं, उनको हम कहते हैं लैटिट्यूड्स। ठीक है, तो यहाँ पे जब 38th पर अगर आप देख पाए, मैं इसको थोड़ा सा ये करूंगा, थोड़ा इसको जो है जूम करूंगा, ये यहाँ पे लिखा हुआ है 38th पैरेलल, असल में ये 38th पैरेलल लैटिट्यूड है। तो ये है, ये जो ये लाइन है यहाँ पे, तो 38th, असल में ये जो बॉर्डर है वो इस तरह का बॉर्डर है। अगर आप एरो देख पाए तो ये जो मैं एरो इसके आगे जो है वो इसके ऊपर चला रहा हूँ, ये असल में नॉर्थ और साउथ कोरिया के दरमियान दिस वाज द डिवाइडिंग लाइन 38th पैरेलल। अब चूंकि यहाँ पे 38th पैरेलल ये है, यहाँ पे ये यहाँ टच कर रहा है, आप अगर देख पाए इसमें मैप पे ये टच कर रहा है, तो इसी के साथ, मतलब इसी को रिलेट करके हम कहते हैं कि ये नॉर्थ और साउथ कोरिया 38th पैरेलल के अराउंड जो है डिवाइडेड रहा, ये यूनाइट नहीं हो पाया। अच्छा, तो अब चूंकि इलेक्शंस नहीं हो पाए, ज्वाइंट इलेक्शंस नहीं हो पाए, तो इसलिए ये हुआ कि दोनों कोरियाज में जो है वो अलग अलग गवर्नमेंट्स एस्टेब्लिश की गई। साउथ कोरिया में गवर्नमेंट एस्टेब्लिश की गई जो कि यूनाइटेड स्टेट्स के सपोर्ट की वजह से वहां पे गवर्नमेंट एस्टेब्लिश की गई। तो जब वहां पे गवर्नमेंट बनी तो वो जाहिर से पता है वो कैपिटलिस्ट गवर्नमेंट थी, हम कहेंगे कि वो यूनाइटेड स्टेट्स के मतलब उसकी तरफ उसका झुकाव था, कैपिटलिस्ट गवर्नमेंट वहां पे थी। इसी तरह से उसके बाद नॉर्थ कोरिया जो था, नॉर्थ कोरिया में भी जो सोवियत यूनियन की फोर्सेस है, सोवियत यूनियन की जो है सरपरस्ती में वहां पे भी गवर्नमेंट एक बनाई गई, जो कि जाहिर सी बात है कम्युनिस्ट गवर्नमेंट थी। ठीक, इसलिए सेपरेट गवर्नमेंट्स बन गई, जैसे यहाँ पे लिखा हुआ है कि सेपरेट गवर्नमेंट्स वर सेट अप, सोवियत सपोर्टेड कम्युनिस्ट गवर्नमेंट इन नॉर्थ कोरिया एंड यूएस सपोर्टेड कैपिटलिस्ट गवर्नमेंट इन साउथ कोरिया। तो इसका मतलब अब अलग अलग गवर्नमेंट्स बन गई वहां। ठीक, तो
ये तो था कि जब दोनों यूनाइटेड स्टेट्स की फोर्सेस भी वहां पे मौजूद थी साउथ में, और सोवियत यूनियन की फोर्सेस नॉर्थ में मौजूद थी। अब चूंकि वहां पे सेपरेट गवर्नमेंट्स बन गई और जो है दोनों कोरियाज को यूनाइट करने का कोई कोई राह नहीं मिल रही थी, इसलिए ये हुआ कि जो 1949 तक हमने देखा कि साउथ कोरिया साउथ साइड से यूनाइटेड स्टेट्स की फोर्सेस अब विड्रॉ कर गई, उन्हें लगा कि अब ये यूनाइट नहीं हो सकता, तो वो वहां से निकल गई। इसी तरह से नॉर्थ कोरिया जो है वो वहां से भी सोवियत फोर्सेस निकल गई, और ये जो मुल्क है ये दो हिस्सों में जो है वो बट के रह गया 38 पर तक। लेकिन उसमें यह था कि ये जो डिवीजन था, दिस वाज तो द डिसलाइक, कोरियंस उसको लाइक नहीं कर रहे थे, उन्हें इस बात पे वो नाराज थे कि ये जो है वो दो हिस्सों में क्यों बढ़ गया। ठीक है, तो इस वजह से ये हुआ कि जून 1950 में देखा गया कि नॉर्थ कोरिया की जो फोर्स है उन्होंने अचानक हमला किया किस पे, साउथ कोरिया। ठीक है, जून 1950 में नॉर्थ कोरियन ट्रूप्स इन्वेडेड साउथ कोरिया, और इन्वेजन इतना ज्यादा तेज था कि तकरीबन उन्होंने पूरे साउथ कोरिया को जो है अपने कब्जे में ले लिया। अगर आप यहाँ पे देख पाएंगे, ये जो ये मैप है, ये जो ये यहाँ पे डॉटेड लाइन है, ये छोटी छोटी डॉटेड लाइन यहाँ पे है, इस मैप में मैं दिखा रहा हूँ। यहाँ तक नॉर्थ कोरिया की जो फौजें थी, ये दिखाया गया यहाँ पे, ये जो ये एरो एक है, दो एरोज हैं, वो यहाँ तक उन्होंने साउथ कोरिया की डॉटेड लाइन तक, बस इतना ही एरिया था जो साउथ कोरिया के पास रह गया था। यहाँ तक पूरे नॉर्थ कोरिया की फोर्सेस ने इस कोरिया को अपने कब्जे में ले लिया था। लेकिन यूनाइटेड स्टेट्स ने जल्दी जल्दी क्या किया, यूनाइटेड स्टेट्स का जो प्रेसिडेंट था उसने बहुत तेजी का मुजाहरा किया, बहुत जल्दी उसने दिखाई, और सिक्योरिटी काउंसिल, यूनाइटेड नेशंस की सिक्योरिटी काउंसिल जो है, सिक्योरिटी काउंसिल आपको मालूम होना चाहिए कि यूनाइटेड नेशंस की जो उसके जो हिस्से हैं, उसके जो बहुत ब्रांचेस हैं, उसमें सबसे ज्यादा जो पावरफुल उसमें ऑर्गन है यूनाइटेड नेशन का, वो है सिक्योरिटी काउंसिल। तो सिक्योरिटी काउंसिल का मकसद यह कि दुनिया में टू मेंटेन पीस एंड सिक्योरिटी इन द वर्ल्ड, ये मकसद है सिक्योरिटी काउंसिल का। तो सिक्योरिटी काउंसिल में यूनाइटेड स्टेट्स के प्रेसिडेंट ने इस मसले को ले लिया, और ये सिक्योरिटी काउंसिल के जरिए से उन्होंने दबाव डाला नॉर्थ कोरिया पे कि वो विड्रॉ करे साउथ कोरिया से। लेकिन नॉर्थ कोरिया को लग रहा था कि उसको जो है उसको सपोर्ट है सोवियत यूनियन का, या साथ में चाइना जो है वो भी कम्युनिस्ट गवर्नमेंट बन गई थी। 1949 में चाइना में कम्युनिस्ट रेवोल्यूशन आ गई थी, और वहां पे कम्युनिस्ट गवर्नमेंट बन गई थी। वहां के जो इंपॉर्टेंट लीडर थे, कम्युनिस्ट लीडर, उनका नाम था माओजी तुंग। तो माओजी तुंग भी, चूंकि चाइना बिल्कुल इसके नेबरहुड में है, तो नॉर्थ कोरिया ने यूनाइटेड नेशंस की किसी भी थ्रेट का कोई भी मतलब उसको हल्के में ले लिया। इसलिए यूनाइटेड नेशंस जो है, अक़वाम मुत्तहिदा, इस बात पे मजबूर हो गया कि उन्होंने अपनी फोर्सेस भेजी। ठीक है, और वो फोर्सेस क्या थी, उसमें ज्यादा जो फोर्सेस थी वो यूनाइटेड स्टेट्स की फोर्सेस थी, क्योंकि आपको मालूम होना चाहिए कि यूनाइटेड नेशंस की अपनी कोई फौज नहीं होती है। वो असल में जो यूनाइटेड नेशन के मेंबर्स होते हैं, उन्हीं की फौजें जो है वो यूनाइटेड नेशंस के बैनर के तले कोई भी एक्शन लेना होता है तो यूनाइटेड नेशन के बैनर के तले एक्शन लेते हैं। लेकिन वो असल में मुख्तलिफ मुल्कों की जो फौजें होती हैं, वो अपनी मतलब वो मुख्तलिफ मुल्क जो होती हैं, मेंबर कंट्रीज होती हैं, वो अपनी फौज को कंट्रीब्यूट करते हैं, भेजते हैं यूनाइटेड नेशन के जो है एक्शन लेने के लिए। तो यहाँ पे भी ऐसा ही हुआ कि यूनाइटेड नेशंस की जो फौज उन्होंने भेजी नॉर्थ कोरिया के खिलाफ। और ये भी आप जान लें कि इसकी वजह ये भी थी, देखिए आपको मालूम होना चाहिए कि सिक्योरिटी काउंसिल में जो भी कोई डिसीजन लिया जाता है, सिक्योरिटी काउंसिल में 5 मेंबर्स परमानेंट मेंबर्स होते हैं। ये हम आगे जब हम यूनाइटेड नेशंस पढ़ेंगे, आपने वैसे भी 9th-10th में अगर कहीं पढ़ा होगा कि सिक्योरिटी काउंसिल में 5 परमानेंट मेंबर्स होते हैं, और जो भी कोई डिसीजन लिया जाता है तो पांचों परमानेंट मेंबर्स का उसमें सपोर्ट होना चाहिए। लेकिन सिक्योरिटी काउंसिल का एक मेंबर सोवियत यूनियन भी था, तो सोवियत यूनियन का सपोर्ट तो जाहिर सी बात है इस एक्शन में नहीं मिलता। लेकिन ये वो दौर था जब सोवियत यूनियन सिक्योरिटी काउंसिल की मीटिंग्स को बॉयकॉट कर रहा था, वो मीटिंग्स में हिस्सा नहीं ले रहा। उसकी वजह ये थी कि क्योंकि जब 1949 में चाइना में कम्युनिस्ट रेवोल्यूशन आ गई और वहां पे कम्युनिस्ट गवर्नमेंट एस्टेब्लिश हुई, और जो वहां पे पहली गवर्नमेंट थी वो वहां से भाग गई, और जो सिक्योरिटी काउंसिल के जो 5 परमानेंट मेंबर्स थे उसमें चाइना भी एक परमानेंट मेंबर था। लेकिन यूनाइटेड सोवियत यूनियन चाह रहा था कि जो अब नई गवर्नमेंट बनी है चाइना में, कम्युनिस्ट गवर्नमेंट, उसको अब परमानेंट मेंबरशिप जो है वो उसको मिलनी चाहिए। जो पहले की गवर्नमेंट है उससे
लेके अब कम्युनिस्ट गवर्नमेंट को ये परमानेंट मेंबरशिप मिलनी चाहिए। लेकिन बाकी जो यूनाइटेड स्टेट्स और फ्रांस और इसी तरह से ब्रिटेन जो थे, वो बाकी जो परमानेंट मेंबर्स थे, वो इस हक में नहीं थे। तो इस वजह से सोवियत यूनियन सिक्योरिटी काउंसिल की मीटिंग्स को बॉयकॉट कर रहा था। तो इस चीज का फायदा उठाया यूनाइटेड स्टेट्स ने। तो उन्होंने बाकी जो मेंबर्स थे, वो जाहिर सी बात है वो यूनाइटेड स्टेट्स के सपोर्टर्स थे, फ्रांस और इसी तरह से ब्रिटेन जो है वो सपोर्ट कर रहे थे। इसलिए उन्होंने यूनानिमसली डिसीजन ले लिया और नॉर्थ कोरिया पे अटैक किया। ठीक है, और अटैक किस तरह का था, यह मैं आपको मैप पे दिखाऊंगा। देखिए, ये जो वापस दिखा रहे हैं, ये जो एरो आप देख रहे हैं, ये दो एरोज, ये असल में यूनाइटेड नेशंस की फोर्सेस का अटैक था। तो मतलब यह है कि उन्होंने एक तो साउथ कोरिया से नॉर्थ कोरियन फोर्सेस को निकाल दिया, और वो फिर नॉर्थ कोरिया के भी अंदर गए उनको, क्योंकि उन्हें लगा कि यही मौका है कि जब हम कोरिया को यूनाइट कर सकते हैं, वहां पे ज्वाइंट इलेक्शन करा सकते हैं। तो उन्होंने फिर नॉर्थ कोरियन फोर्सेस को इतना पीछे धकेल दिया। ये जो आपकी डॉटेड लाइन अगर आप देख पा रहे हो, ये डॉटेड लाइन है जहां पे नॉर्थ कोरियन फोर्सेस पहुंच गई थी। तो मतलब यह है कि अब ये कोशिश थी कि पूरे नॉर्थ कोरिया को अपने कब्जे में ले लिया जाए, और बाद में फिर जो पहले को जो था वो एक ये कि कोरिया को यूनाइट किया जाए। तो उन्हें लगा कि ये एक मौका है। लेकिन चाइना की जो कम्युनिस्ट गवर्नमेंट है, उन्होंने धमकी दे दी कि भाई आप पीछे हटो। यूनाइटेड नेशंस ने उसको हल्के में ले लिया। उन्हें लगा कि हम जो है इतनी ताकतवर फोर्सेस हैं, तो चाइना हमें कोई नुकसान नहीं पहुंचा सकता। लेकिन नवंबर 1950 को चाइनीज फोर्सेस ने हमला किया, और ये हमला अगर आप यहाँ पे देख सकते हैं, ये है चाइना की जो ये एरोज हैं, ये दिखा रहे हैं कि जब चाइनीज मतलब चाइना अब इसमें इन्वॉल्व हो गया। और आपको मालूम होना चाहिए कि चाइना कम्युनिस्ट चाइना था, और चाइना और सोवियत यूनियन ये है, इनकी आपस में, चूंकि दोनों कम्युनिस्ट थे, इसलिए ये मिले हुए थे। मतलब यह है कि अब हम कह सकते हैं कि अब सोवियत ब्लॉक जो है इसमें इन्वॉल्व हो गया। तो चाइना ने इतना हमला तेज था कि यूनाइटेड नेशंस की फोर्सेस को समुद्री रास्ता इख्तियार करना पड़ा जल्दी जल्दी भागने में। ये एरो दिखा रहा है कि जब यहाँ से भाग गए यूएन फोर्सेस और वो यहाँ पहुंच गए। ठीक है, और चाइनीज फोर्सेस यहाँ तक पहुंच गए। ये लाइन है, ये डॉटेड लाइन, ये दिखा रहा है कि चाइनीज फोर्सेस ने यहाँ तक भगाया यूएन फोर्सेस। ठीक, तो अब ये महसूस हुआ किसको, यूनाइटेड स्टेट्स को, कि कहीं ये एक फुल फ्लैटेड वॉर में तब्दील ना हो जाए ये कोरियन क्राइसिस, कहीं इसमें अब सोवियत यूनियन भी इन्वॉल्व ना हो जाए। उससे ये हो सकता था कि अब ये एक छोटी मोटी वॉर नहीं होती, अभी न्यूक्लियर वॉर बन सकती थी। इसलिए मीडिएशंस हुई। ठीक है, इसमें बातचीत वगैरह जो है का दौर शुरू हो गया, और फिर पीस टॉक्स शुरू हो गई। और पीस टॉक्स में ये एग्रीमेंट जो है वो इस नतीजे पे वो पहुंच गए कि नहीं, अब नॉर्थ कोरिया और साउथ कोरिया जिस तरह से पहले 38th पैरेलल के अलोंग ये बटे जो है डिवाइड हुए थे, तो इस 38th पैरेलल को एक परमानेंट बॉर्डर, मींस फ्रंटियर का मतलब होता है बॉर्डर, बनाया जाए। और तब से लेके आज तक ये नॉर्थ कोरिया और साउथ कोरिया जो है दो अलग अलग मुल्क हैं। आज के लिए इतना काफी है। कल हम इंशाल्लाह क्यूबन मिसाइल क्राइसिस पे बात करेंगे।